नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका उत्कर्ष क्लासेज की इस ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों, वर्ण विचार और वर्ण विचार से संबंधित बिंदु संधि बहुत अच्छे से हमने पढ़ा है, पूरा विस्तार से हमने पढ़ा है। भाषा की जो 3 इकाइयां होती हैं या व्याकरण के जो 3 अंग होते हैं, सबसे पहला वर्ण, उसके बाद शब्द और तीसरा और अंतिम होता है दोस्तों वाक्य, जिसमें एक बिंदु वर्ण और उससे संबंधित बिंदु कौन सा, संधि पूरा हो चुका है। आज हम आरंभ करने वाले हैं कौन सा दोस्तों, शब्द। कौन सा बिंदु आरंभ करने वाले हैं, शब्द आरंभ करने वाले हैं। बहुत अच्छे से समझो इस बात को, जब तक हमें बिंदु की भूमिका समझ में नहीं आएगी हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे दोस्तों। देखो, अब हम चर्चा में ले चुके हैं किसे, वर्ण में, और चर्चा में लेने वाले हैं किसको, चंद दिनों बाद वाक्य को। किसको लेने वाले हैं, वाक्य को। अर्थात एक भाषा के लिए कहा जाए, ये जरूरी नहीं कि हिंदी ही भाषा की बात कर रहा हूं, यहां पर आप संस्कृत भाषा की भी बात कर सकते हैं, अंग्रेजी भाषा की भी बात कर सकते हैं, या अन्य सभी भाषाओं की बात कर सकते हैं। कि चाहे कोई भी भाषा हो, चाहे कोई भी भाषा हो, उस भाषा के अंग यदि आपसे पूछे जाएं, भाषा के यदि अंग पूछे जाते हैं दोस्तों, भाषा के अंग, तो अंग कितने होते हैं, 3 होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों, 3 होते हैं। इन्हें हम व्याकरण के अंग भी कहते हैं। तो भाषा या व्याकरण के जो अंग होते हैं वो 3 होते हैं। उनमें सबसे पहला कौन सा होता है, वर्ण, दूसरा कौन सा होता है, शब्द, और तीसरा कौन सा होता है दोस्तों, वाक्य होता है। अब ध्यान दीजिए, बहुत अच्छे तरीके से इस चीज को समझना। वाक्य जो होता है वह बनता है शब्दों के योग से। वाक्य किसके योग से बनता है, शब्दों के योग से बनता है। और शब्द जो होता है वह वर्णों के योग से बनता है। पुनः बोल रहा हूं, वाक्य बनता है शब्दों के सार्थक योग से और शब्द बनता है वर्णों के सार्थक योग से। संज्ञा सर्वनाम छोड़ा नहीं है, अभी तो शुरुआत हुई है शब्द की, अब इसमें सारी चीजें आएंगी आपके। एक बार इस बिंदु को समझिए कि इस बिंदु में मैं कौन कौन सी बातें आपसे साझा करने वाला हूं। आज का जो हमारा बिंदु है शब्द विचार, आज का जो हमारा बिंदु है शब्द विचार। इस शब्द विचार के अंतर्गत आप हिंदी व्याकरण का अधिकांश भाग पढ़ चुके होंगे। इसमें बहुत सारे बिंदुओं की बात करेंगे। आज का बिंदु है शब्द विचार। शब्द विचार क्या है, तो ध्यान दीजिए, भाषा हो या व्याकरण हो, उसके कितने अंग हैं, 3। सबसे पहले आता है कौन सा, वर्ण। वर्णों के सार्थक योग से क्या बनेगा, शब्द, और शब्दों के सार्थक योग से क्या बनता है दोस्तों, वाक्य बनता है। आज हम कौन सा ले रहे हैं दोस्तों, शब्द ले रहे हैं। कौन सा ले रहे हैं, शब्द ले रहे हैं। तो सबसे पहली बात कि शब्द किसे कहा जाता है, शब्द किसे कहा जाता है, सवाल यहीं से आरंभ हो जाएगा। शब्द किसे कहा जाता है दोस्तों, शब्द आया कहां से। तो हमें पता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सा है, वर्ण है दोस्तों। भाषा की सबसे छोटी इकाई यदि पूछी जाए तो जवाब क्या आएगा, वर्ण आएगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण। और वर्णों का सार्थक योग, ध्यान से समझना, वर्णों का सार्थक योग यदि होता है तो जो नई संरचना बनेगी या जो नया रूप हमें प्राप्त होता है वही क्या होता है दोस्तों, शब्द होता है। क्या होता है, शब्द होता है। और इस शब्द के संदर्भ में इसके शुद्ध लेखन का, इसके शुद्ध उच्चारण का, इसके शुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्राप्त करना कहलाता है दोस्तों, शब्द विचार कहलाता है। क्या कहलाता है, शब्द विचार कहलाता है। 2 परिभाषाएं मैं पुनः बोल रहा हूं, पुनः सुनिए। भाषा की सबसे छोटी इकाई तो क्या है, वर्ण। और वर्णों के सार्थक योग को, वर्णों के सार्थक योग को क्या कहा जाएगा दोस्तों, शब्द कहा जाएगा। वर्णों के सार्थक योग को क्या कहा जाएगा, शब्द कहा जाएगा। और इस शब्द का शुद्ध लेखन, इसका उच्चारण, और इस शब्द बिंदु में हम पढ़ने वाले बिंदुओं का हम कह सकते हैं कि व्यावहारिक जीवन में, एक व्यवस्थित जीवन शैली में एक शब्द का किस तरीके से, सही तरीके से, शुद्ध तरीके से उसका लेखन के रूप में, उसका उच्चारण के रूप में, या मैं कहूं एक प्रयोग के रूप में जो अध्ययन करते हैं, वह बिंदु किसके अंतर्गत पढ़ा जाएगा, शब्द विचार के अंतर्गत पढ़ा जाएगा दोस्तों। तो आज का बिंदु सबसे पहला मैं आरंभ कर रहा हूं, क्या, शब्द विचार। शब्द विचार का जो आज बिंदु है दोस्तों, इसमें सबसे पहले हमें जानना क्या है कि शब्द क्या होगा। तो शब्द की परिभाषा हम कहेंगे क्या, वर्णों के सार्थक योग को, वर्णों के सार्थक योग को क्या कहते हैं दोस्तों, शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं,
शब्द कहते हैं, वर्णों के सार्थक योग को शब्द कहते हैं। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई कि वर्णों का सार्थक योग क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए समझना, क वर्ण है दोस्तों, ए बी वर्ण है दोस्तों, मैं वर्ण है और ए बी वर्ण है। व्यंजन और स्वर से संबंधित मैं कुछ वर्ण लिख दिया हूं आपके सामने, इनको मैं जोड़ूंगा। जैसे क को ए के साथ यदि जोड़ा जाए तो क पूरा लिखा, और मैं में जब ए जोड़ेंगे तो मैं पूरा लिखा, एक शब्द बना कम, जिसका अर्थ ले सकते हैं अल्प के पर्याय में, या हम कह सकते हैं थोड़ा। क्या ले सकते हैं, थोड़ा। ध्यान से समझना, जो मैं परिभाषा बताना चाह रहा हूं उसका स्पष्टीकरण समझिए। क्या कि वर्णों का सार्थक योग ही क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है। वर्णों का सार्थक योग ही क्या कहलाता है दोस्तों, शब्द कहलाता है। अब ये वर्ण दो भी हो सकते हैं, न्यूनतम कितने हो, दो, या फिर दो से अधिक, दो या दो से अधिक। ये चीज आप इसमें चाहे तो और जोड़ सकते हैं, क्या कि दो या दो से अधिक, दो या दो से दोस्तों क्या अधिक वर्णों का सार्थक योग होगा तो उसे क्या कहा जाएगा, शब्द कहा जाएगा, जो आपके सामने उल्लेखित है। पहली बात किससे संबंधित, शब्द की परिभाषा से संबंधित। महत्वपूर्ण चीज क्या है, योग कैसा होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए। योग कैसा होना चाहिए दोस्तों, सार्थक होना चाहिए। सार्थक का मतलब क्या होता है, इस सार्थक को यदि तोड़ें तो देखो इसका विच्छेद होता है से प्लस अर्थ प्लस के, अर्थात साथ में अर्थ के। से उपसर्ग का अर्थ निकलता है दोस्तों साथ में, क्या निकलता है, साथ में, अर्थात वर्णों का अर्थ के साथ में योग हो। वर्ण इस प्रकार से जुड़े कि उनका कोई अर्थ निकलना चाहिए। जैसे दो या दो से अधिक वर्ण इस प्रकार से जुड़ रहे हैं कि अर्थ निकल रहा है, तो इस इकाई का नाम ही क्या कहलाएगा दोस्तों, शब्द कहलाएगा। एक बात। दूसरी बात आती है क्या, इससे संबंधित और कौन सा प्रश्न बन सकता है, और कौन सा प्रश्न बन सकता है। ध्यान दीजिए, यदि आपसे पूछा जाता है क्या कि अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, किसके आधार पर दोस्तों, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई यदि पूछी जाए, सबसे छोटी इकाई यदि पूछी जाती है तो उसका जवाब भी सदैव क्या होगा, शब्द ही होगा। उसका जवाब भी। रामरस साहू जी, वर्ण और अक्षर का अंतर मैं बहुत पहले बता चुका हूं। वर्ण विचार के बिंदु में हम ये सारी बातें कर चुके हैं मेरे दोस्त। आज शब्द आरंभ हो चुका है, अभी तक आप किसी पीछे के बिंदु को लेकर बैठे हैं। बिल्कुल ध्यान दीजिए, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछी जाए, बिल्कुल जो बिंदु चल रहा है आपको उससे संबंधित वार्ता करनी चाहिए। बिल्कुल साहू सर, मैं आपको बताना चाहूंगा, हम आरंभ के वर्ण विचार से संबंधित बिंदु में अक्षर और वर्णों का सारा अंतर समझ चुके हैं, कितने होते हैं, कैसे होते हैं, वो सारी बातें हो चुकी हैं दोस्त। जो चल रहा है उसे समझिए, अन्यथा वाक्य में आप इस शब्द से संबंधित प्रश्न पूछोगे, जैसे शब्द में आप पीछे वाले बिंदु के प्रश्न पूछ रहे हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, एक बार उन वीडियो को देखिए। यदि कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप अपना कमेंट बॉक्स में प्रश्न रख सकते हैं। तो अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, शब्द होती है। क्यों होती है वो भी जानिए। भाषा के कितने अंग होंगे, 3 होंगे। कितने अंग होंगे, 3 होंगे। कौन कौन सा, वर्ण, शब्द और वाक्य। लेकिन वर्णों का कोई अर्थ नहीं होता, वर्णों का कोई अर्थ नहीं होता। परीक्षा में यदि पूछा जाता है अर्थ के आधार पर, ध्यान से सुनना, प्रश्न बहुत अच्छा बोल रहा हूं दोस्तों, अर्थ के आधार पर भाषा की कितनी इकाइयां होती हैं, अर्थ के आधार पर भाषा की कितनी इकाइयां होती हैं, तो ध्यान देना कितनी इकाइयां होंगी, 2। अर्थात शब्द और वाक्य। वर्णों का कोई अर्थ नहीं होता, वर्ण शब्द के रूप में बदलते हैं। वर्ण जब सार्थक योग करते हैं तो अर्थ निकलता है, और उस इकाई का नाम दोस्तों क्या होता है, शब्द होता है। अब हमें पता है कि शब्द और वाक्य में छोटा कौन है दोस्तों, शब्द है। अतः हम कह सकते हैं कि अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, शब्द होती है। यहां तक की बात समझ में आई। पुनः दोहरा रहा हूं दोस्तों, बिल्कुल। क्या शब्द विचार के अंतर्गत आरंभ किया सबसे पहले क्या कि शब्द किसे कहा जाता है, शब्द को परिभाषित कैसे करें। तो 2 या 2 से अधिक वर्णों का सार्थक योग क्या कहलाता है दोस्तों, शब्द कहलाता है। 2 या 2 से अधिक वर्णों का सार्थक योग क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है, जिसका हमने एक उदाहरण भी लिया है। अब उसके बाद में बात आती है क्या, इसी से संबंधित एक और प्रश्न जो परिभाषा से थोड़ा ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्या
अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछी जाए तो भी जवाब क्या होगा? शब्द होगा। तो भी जवाब क्या होगा दोस्तों? शब्द होगा। अब बात आती है शब्द विचार किसे कहा जाए? शब्द विचार किसे कहा जाए? शब्द विचार का संदर्भ हो गया दोस्तों कि शब्दों को शुद्ध लिखा कैसे जाता है, शब्दों को शुद्ध बोला कैसे जाता है, शब्दों का शुद्ध तरीके से प्रयोग कैसे किया जाता है। इन सब बातों की जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाएगा दोस्तों? शब्द विचार कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों? शब्द विचार कहलाएगा। अब इस बिंदु के अंतर्गत हम कौन कौन सी बातें शामिल करने वाले हैं, कौन कौन सी बातों पर हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि मैं आगे बढ़ सकूं, ताकि मैं दोस्तों आगे बढ़ सकूं। स्क्रीनशॉट लिया दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। देखिए, बात करें हम कि इस बिंदु के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे। शब्द विचार के अंतर्गत मैं कौन कौन सी चीजें आपके साथ साझा करने वाला हूं, हम कौन कौन से बिंदुओं पर बात करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों शब्दों की उत्पत्ति पर। किसके ऊपर बात करेंगे दोस्तों? शब्दों की जो उत्पत्ति होती है उसके ऊपर वार्ता की जाएगी कि शब्द कहां कहां से बिल्कुल शब्दकोश कराओ सर। शब्दकोश करवा चुका हूं मेरे मित्र शत्रुप कालावत जी, आप एक बार पुराने वीडियो देखिए, शब्दकोश में करवा चुका हूं दोस्तों। ध्यान दीजिए, शब्दकोश का उपयोग और पद्धतियां पढ़ाई जा चुकी हैं। यदि आप लगातार इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं तो आप बिल्कुल पुराने वीडियो देखिए, और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्त, लाइक कीजिए और ई उत्कर्ष ऐप को इंस्टॉल कीजिए, टेलीग्राम ऐप को भी ज्वाइन कीजिए, ताकि आपको हर प्रकार की जानकारी बहुत अच्छे से प्राप्त हो और आप हर प्रकार की जानकारी से अवगत रहें। आगे बात कर रहा हूं दोस्तों, तो शब्द विचार में हम सबसे पहले बात करेंगे शब्दों की उत्पत्ति पर, उसके बाद हम शब्दों की बात करेंगे व्युत्पत्ति। क्या होती है उत्पत्ति, क्या होती है व्युत्पत्ति, ये सब चीजें मैं बताऊंगा दोस्तों, बहुत आराम से समझो इसको। शब्द विचार में सबसे पहले हम वार्ता करेंगे शब्दों की उत्पत्ति पर, उसके बाद बातें होंगी शब्दों की व्युत्पत्ति पर, उसके बाद मैं बात करूंगा दोस्तों शब्दों के अर्थ पर। किस पर बातें करेंगे हम? शब्दों के अर्थ पर। और शब्दों के अर्थ के बाद हम बात करेंगे शब्दों के विकार से संबंधित। किससे संबंधित? शब्दों के विकार से संबंधित बातें करेंगे। उत्पत्ति में दोस्तों हम बात करेंगे कौन कौन से शब्दों की? तत्सम शब्दों की, तद्भव शब्दों की, देशज शब्दों की और विदेशी शब्दों की। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। और एक अंतिम प्रकार इसी में आएगा दोस्तों, कौन सा? मिश्रण के शब्द। कौन से? संकर शब्दों की। ठीक है, उसके बाद बात करें क्या व्युत्पत्ति में हम कौन कौन से पढ़ेंगे। तो दोस्तों व्युत्पत्ति के आधार पर हम रूढ़, यौगिक और योगरूढ़ शब्दों से संबंधित वार्ता करेंगे। कौन से शब्दों से संबंधित? योगरूढ़ शब्दों से संबंधित बातें करेंगे। और अर्थ के आधार पर मुख्य रूप से हम दो प्रकार के शब्द लेते हैं दोस्तों। कौन सा? एक तो सार्थक और एक हम चर्चा में लेंगे कौन से? निरर्थक। जिसके सार्थक के अनेक भेद होंगे आपके। कौन कौन से दोस्तों? पर्यायवाची, विलोम, एकार्थी, अनेकार्थी, युग्म शब्द। इस प्रकार के संपूर्ण शब्दों को हम सार्थक के अंतर्गत पढ़ा करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों विकारी में भी दो प्रकार के शब्दों पर। एक तो आएंगे आपके विकारी शब्द और एक आएंगे दोस्तों आपके कौन से? अविकारी शब्द। एक बार प्रकरण को पढ़ने से पहले उसका ब्रीफ जानो कि यह है क्या चीज, इस बिंदु में हम कौन कौन सी बातें करने वाले हैं दोस्तों, इस बिंदु में हम क्या क्या चीजें शामिल करेंगे। विकारी के अंतर्गत मैं आपसे बात करूंगा दोस्तों संज्ञा पर, आपसे बात करूंगा दोस्तों सर्वनाम पर, आपसे बात करूंगा विशेषण और क्रिया पर, विशेषण और क्रिया पर दोस्तों। और अविकारी के अंतर्गत हम वार्ता करेंगे क्रिया विशेषण पर, क्रिया विशेषण पर। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों तीन जो आपके अव्यय होते हैं, संबंध बोधक, एक आता है समुच्चय बोधक और एक आता है दोस्तों विस्मयादि बोधक। एक कौन सा आता है दोस्तों? विस्मयादि बोधक। इन पर हम वार्ता करेंगे अविकारी शब्दों के अंतर्गत। और जब विकारी और अविकारी शब्द पढ़ा दिए जाएंगे तो इन पर निर्भर करने वाला बिंदु शुरू होगा जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। कौन सा दोस्तों? समास। कौन सा बिंदु आरंभ हो जाएगा? समास आरंभ हो जाएगा। फिर समास के ठीक बाद में हम लेंगे कौन सा? उपसर्ग। और उपसर्ग के ठीक बाद में हम ले लेंगे कौन सा? प्रत्यय। कौन सा ले लेंगे? प्रत्यय। अब जो यहां पर विकार के आधार पर हम शब्द लेंगे तो विकार की जो इकाइयां होती हैं दोस्तों, विकार की इकाइयों में कौन कौन से शब्द आएंगे आपके? एक तो आएगा लिंग, एक आएगा वचन, एक आएगा दोस्तों काल और एक आएगा क्या? कारक। ये सारे बिंदु। अब देखिए आप एक बार
इस सारी चीज को आप आराम से देखिए दोस्तों। बिल्कुल सावित्री आर्य जी, आपकी पहली क्लास है, उत्कर्ष परिवार की ओर से मैं आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। आप और भी लोगों को जोड़िए, बिल्कुल इस चैनल का लिंक शेयर कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ई उत्कर्ष ऐप का भी लिंक दिया हुआ है, वहां से ऐप को इंस्टॉल कीजिए, टेलीग्राम ऐप को ज्वाइन कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताइए। रोज रात 9 बजे आपका दोस्त आपके साथ हिंदी की क्लास लेकर जुड़ जाता है और यह क्लास पूरा पाठ्यक्रम करने वाली है दोस्तों। हिंदी का संपूर्ण पाठ्यक्रम, हर प्रकार के प्रकरणों पे हम बात करेंगे, चाहे उसमें व्याकरण हो, काव्य शास्त्र हो, शिक्षण विधियां हो, हिंदी साहित्य का इतिहास हो, बारी बारी से हम सभी बिंदुओं पर वार्ता करने वाले हैं। तो ध्यान देना, विकार की जो इकाइयां पढ़ेंगे जिसमें लिंग, वचन, काल और कारक, यह भी हमारी इस शब्द विचार के संदर्भ में ही पढ़ी जानी है। अब दोस्तों एक बार इस पूरे बोर्ड को देखने पर पता चलता है कि अधिकांश व्याकरण के जो बिंदु हैं वो कौन से में पढ़ने वाले हैं दोस्तों, शब्द विचार में। बिल्कुल दोस्त, निपात को मैं अव्यय में ही शामिल करूंगा, अव्यय के अंतर्गत ही पढ़ लेंगे। यहां तक की बात समझ में आ गई तो एक बार इसका ब्रीफ आप स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम इनको क्रम वाइज पढ़ सके, एक के बाद एक। बिल्कुल ध्यान से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों, ताकि यह क्रम होता है, एक सिस्टम होता है इनका, भाषा को पढ़ने की एक श्रृंखला है जो नियमित क्रम से चलती रहेगी। अब बढ़ सकता हूं आगे दोस्तों। तो आज हम बात करना चाहेंगे शब्दों के प्रकार से संबंधित। अभी हमने जाना शब्द क्या होता है, दो या दो से अधिक वर्णों का सार्थक योग क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है। फिर उसके बाद हमने दूसरी बात जानी क्या, कि अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, शब्द होती है। अब आते हैं क्या दोस्तों, शब्दों के प्रकार। शब्द के प्रकार, तो शब्द के प्रकार में सबसे पहले मैं कहूं उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति का मतलब होता है दोस्तों स्रोत, कोई चीज कहां से प्राप्त होती है, कोई चीज हमें कहां से प्राप्त होती है वह क्या कहलाता है दोस्तों, स्रोत कहलाता है। उसका सोर्स जिसको आप अंग्रेजी भाषा में बोला करते हैं क्या, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द प्रकार, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द प्रकार। दोस्तों यहां से एक प्रश्न पूछा गया था DSSB TGT PGT एग्जाम दिल्ली के बोर्ड में, क्या कि उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों के प्रकार कितने होते हैं। जवाब होगा दोस्तों कितने, 5। बहुत बार हम ऐसे प्रश्न छोड़ जाते हैं, सरल समझकर इन चीजों पर गौर नहीं करते और यही हमारे प्रश्न सामने आ जाते हैं। बहुत सरल समझकर छोड़ा गया प्रश्न जिसको ऊपरी प्रश्न मानते हैं दोस्तों। ऊपरी प्रश्न और कुछ नहीं, वो सब बातें जो हमारी नजर में जनरल होती है, सामान्य होती है और सामान्य समझकर छोड़ दिए जाते हैं, और जब प्रश्न के रूप में उनका सामना होता है तो वह सरल सा दिखने वाला प्रश्न भी हमारा गलत हो जाता है। तो उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों के प्रकार कितने हैं दोस्तों, 5 हैं। कितने हैं, 5। कौन कौन से हैं देखो, सबसे पहला शब्द आता है दोस्तों क्या, तत्सम शब्द। सबसे पहला कौन सा आता है दोस्तों, तत्सम शब्द आएगा। दूसरा जो आता है इसमें कौन सा आता है, तद्भव शब्द। दूसरा कौन सा आता है दोस्तों, तद्भव शब्द। तीसरा जो आएगा वह आता है क्या, देशज। तीसरा क्या आता है दोस्तों, देशज। और चौथा आता है दोस्तों क्या, विदेशी। चौथा क्या आता है, विदेशी। और पांचवा या जो अंतिम प्रकार है वह कौन सा है आपका, संकर शब्द होता है। मैंने केवल नाम बताए हैं, अभी मैंने केवल नाम बताए हैं। इस चीज को बहुत अंदर तक पढ़ेंगे दोस्तों, हम इनकी थीम समझेंगे, इनकी भूमिका समझेंगे। केवल परिभाषा और 4 उदाहरणों से काम चलने वाला नहीं है दोस्तों। यहां का जब तक ये बिंदु समझ में नहीं आता कि तत्सम आखिर है क्या चीज, हिंदी में आया क्यों, ये कारण जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक इन पर हमारा आधिपत्य नहीं आएगा, तब तक हमारा नियंत्रण नहीं होगा। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर सबसे पहला प्रकार कौन सा, तत्सम। उसके बाद तद्भव, उसके बाद देशज, उसके बाद विदेशी और अंतिम कौन सा है, संकर है। अब ये हिंदी में कैसे आए, उत्पत्ति कैसे हो रही है, वो चीज जानो। हम बात करते हैं, आरंभ की कक्षाओं में हमने जाना था कि जगत जननी भाषा या मूल भाषा कहा जाता है दोस्तों किसे, संस्कृत को। किसे कहा जाता है दोस्तों, संस्कृत को कहा जाता है। बहुत नया बिंदु है दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बता दीजिए कि नया सेशन शुरू हो चुका है।
भाषा का दूसरा अंग, व्याकरण का दूसरा अंग शब्द आरंभ हो चुका है। बिल्कुल लाइक बटन को प्रेस कीजिए दोस्तों, लिंक को शेयर कीजिए, लाइक को प्रेस कीजिए, उसके बाद थम्स अप कीजिए ताकि मैं जान सकूं कि कितने लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, पता लगता रहे। आपसी वार्तालाप बिल्कुल ध्यान मत दो, आपसी वार्तालाप पर ध्यान देना ही नहीं है दोस्तों। ये सारी बातें जब मैं आपको कहूं कि मुझे इस बात का जवाब दो तो आप अपना टाइपिंग कार्य आरंभ करेंगे। तब तक आपका काम है लिंक शेयर करते रहो, आप इसको लाइक करते रहो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताते रहो, इसको सुनते रहो, देखते रहो। देखिए क्या है, मैंने कहा कि जगत जननी भाषा किसे कहा जाता है? संस्कृत को। फिर हम जानते हैं क्या कि संस्कृत के जो आरंभिक रूप तो कौन सा था दोस्तों? वैदिक। और उसके बाद का रूप कौन सा था? लौकिक। लौकिक के बाद कौन सी भाषा आई? पाली। कौन सी भाषा आती है दोस्तों? पाली भाषा आती है। कौन सी भाषा आती है दोस्तों? पाली भाषा आती है। और पाली भाषा के बाद में दोस्तों कौन सी भाषा आती है? प्राकृत भाषा। कौन सी आती है? प्राकृत भाषा। और प्राकृत भाषा के बाद में कौन सी भाषा आती है? अपभ्रंश। कौन सी भाषा आती है दोस्तों? अपभ्रंश भाषा आती है। और इस अपभ्रंश का ही एक प्रकार है दोस्तों, कौन सा? सौरसेनी, जिसका एक भाग है क्या? हिंदी। अर्थात हिंदी भाषा की जो उत्पत्ति है दोस्तों, हिंदी भाषा की जो उत्पत्ति है वह वास्तव में देखा जाए तो सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। कौन सी भाषा से हुई है? सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों कि आपको ये सारी चीजें, शंकर को मिश्रित शब्द भी कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल राजेंद्र जी, वो बात हम बाद में करेंगे, पहले एक बार ये चीज तो जानो। आप एक तो शीघ्रता बड़ी करते हैं, धैर्य के साथ जानिए। इतना विस्तार से सारी चीजें बता रहा हूं, जिंदगी भर काम आएंगी। समझो इनको, इनका मूल तथ्य क्या है। अभी तक हम केवल रटने पर जोर देते थे, जो नवीन शिक्षा नीति के, नई शिक्षा नीति के ड्राफ्ट 2019 के विरुद्ध है। नई शिक्षा नीति पर इसी बात पर जोर डाला गया क्या कि शिक्षा में रटंत अर्थात रटने पर जोर नहीं, समझने पर जोर देना है दोस्तों। समझने पर हर दिन आपके साथ नए तरीके से, नई ऊर्जा के साथ, नया अंदाज में आपके साथ आपका दोस्त जुड़ जाता है। तो ध्यान दीजिए बिंदु पर। हम जानते हैं कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति वास्तव में तो कौन सी भाषा से हुई? अपभ्रंश भाषा से। कौन सी भाषा से हुई? अपभ्रंश भाषा से हुई। लेकिन अपभ्रंश भाषा कौन सी से बनी? प्राकृत से। प्राकृत कहां से बनी? पाली। पाली किससे बनी? लौकिक संस्कृत से और वैदिक संस्कृत से। और मूल रूप कौन सा है? संस्कृत। अब यह चीज तो हम भी जानते हैं कि भाषा क्या है? परिवर्तनशील है। भाषा क्या है दोस्तों? परिवर्तनशील है। अर्थात भाषा में समय और स्थान के साथ साथ बदलाव होता रहा है और होता रहेगा। तो कुछ शब्द जो वैदिक के थे वो लौकिक में आए, कुछ शब्द जो वैदिक संस्कृत के थे वो लौकिक संस्कृत में आए, और लौकिक संस्कृत के कुछ शब्द कहां आ गए? पाली में। ऐसा तो होता नहीं है कि जैसे मैं कहूं कि लौकिक संस्कृत से पाली भाषा बनी तो संस्कृत भाषा की पूरी शब्दावली समाप्त हो चुकी थी दोस्तों। आज भी तो चलन में है, आज भी तो चलन में है। इस बात को समझो, इस बात को समझो कि लौकिक संस्कृत से यानी कि संस्कृत के मूल रूप के कुछ शब्द कहां पहुंच गए? पाली भाषा में। और पाली भाषा के बाद में जब प्राकृत भाषा का निर्माण होता है तो वही संस्कृत के शब्द कहां तक पहुंच गए? प्राकृत तक पहुंच गए। और प्राकृत भाषा के बाद जब अपभ्रंश भाषा बनती है तो वही संस्कृत के शब्द कहां तक आ गए दोस्तों? अपभ्रंश तक आ गए। और जब अपभ्रंश से हिंदी भाषा बनी तो वही रूप कहां तक आ गया? हिंदी में भी आ गया। वही रूप कहां तक आ गया मेरे दोस्तों? हिंदी में भी आ गया। यहां तक की बात समझ में आ गई क्या? पुनः सुनिए, मूल भाषा कौन सी है? संस्कृत। मूल भाषा कौन सी है दोस्तों? संस्कृत है। और पढ़ कौन सी रहे हैं? हिंदी। संस्कृत से हिंदी भाषा तक का जो क्रम है वैदिक, लौकिक, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश के रूप में, और वास्तव में फिर अंत में कौन सी आई दोस्तों? हिंदी भाषा आ रही है। अब इसकी बात की जाती है तो संस्कृत भाषा के कुछ शब्द सीढ़ी दर सीढ़ी, सीढ़ी दर सीढ़ी, जैसे हम विज्ञान विषय में पढ़ते हैं आनुवंशिक लक्षणों की वंशानुगति, जैसे विज्ञान विषय में पढ़ा जाता है आनुवंशिक लक्षणों की वंशानुगति, पीढ़ी दर पीढ़ी होती रहती है। वही बात है कि कुछ शब्द संस्कृत के थे वो पाली में भी आए, प्राकृत में भी आए, अपभ्रंश में भी आए, और आते 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 कहां तक पहुंच गए मेरे दोस्तों? हिंदी तक पहुंच गए। कहां तक पहुंच गए? हिंदी तक पहुंच गए। तो वे शब्द जो मूल रूप में संस्कृत के हैं, वे शब्द जो संस्कृत भाषा से हु बहु जैसे कि वैसे, जैसे संस्कृत में बोले लिखे और पढ़े जाते हैं वैसे कि वैसे ही कहां तक पहुंच गए? हिंदी तक पहुंच गए। तो उन्हें नाम दिया गया दोस्तों, तत्सम नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? तत्सम नाम दिया गया। हां बिल्कुल, भाषा अर्जित संपत्ति है मेरे दोस्त।
क्योंकि व्यक्ति समाज में रहकर सीखता है। हम प्राप्त करते हैं भाषा। ध्यान से समझना इस बात को। तो तत्सम के लिए क्या कहा जाएगा? मूल भाषा के वे शब्द, मूल भाषा के वे शब्द जो बिना किसी बदलाव के, मूल भाषा के वे शब्द जो बिना अपना रूप परिवर्तित किए, मूल भाषा के वे शब्द जो बिना रूप परिवर्तन के कहां आ गए? हिंदी में आ गए। कहां आ गए दोस्तों? हिंदी में प्रयुक्त होने लगे। जैसे अब बात करते हैं उदाहरण की। कैसे? क्या हम बहुत बार बोलते हैं, छोटी कक्षा में पढ़ा करते थे क्या, कि परीक्षा का परिणाम आ गया और बोल दिया कि आज मेरा परिणाम मुझे सुनाया गया है, मैं कक्षा में बिल्कुल प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुआ हूं, प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुआ हूं। आपने बोला शब्द, दोस्तों गौर करना इस पर, प्रथम शब्द, ये प्रथम शब्द मूल भाषा का शब्द है, संस्कृत भाषा का शब्द है। हम इसे कहां पर बोल रहे हैं दोस्तों? हिंदी में बोल रहे हैं, हिंदी में प्रयुक्त कर रहे हैं। बिल्कुल दोस्तों, बहुत अच्छा लग रहा है। आप लगभग 1700 से ज्यादा की संख्या में लाइव हैं, लेकिन लाइक नहीं है दोस्तों उतने। आप एक बार लाइक बटन को प्रेस कीजिए, लाइव चैट को बंद करके आप लाइक को प्रेस कीजिए, ताकि लगे कि आप भी मेरे साथ इस चीज का आनंद उठा रहे हैं। दोस्तों, आप केवल और केवल लिखने पर उद्देश्य रखते हैं, मजा नहीं आता जब तक सेशन में आप मन से जुड़ नहीं जाते। एक बार लाइक का बटन प्रेस कीजिए, एक थम्स अप कीजिए, ताकि एक नई ऊर्जा के साथ आपको एक नई चीज बता सकूं। बिल्कुल, यहां से अब बहुत ही काम की बात आने वाली है दोस्तों। क्या कि मैंने अभी कहा मुझे परीक्षा का परिणाम सुनाया गया और मैं प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुआ हूं। प्रथम शब्द जो मैंने बोला वह मूल भाषा का है। कौन सी भाषा का है दोस्तों? मूल भाषा का है। अर्थात मूल भाषा के वे शब्द जो बिना अपना रूप परिवर्तित किए कहां पर आ गए? हिंदी में आ गए, आज भी प्रयुक्त होते हैं। वो क्या कहलाते हैं? तत्सम कहलाते हैं। पुनः सुनिए, संस्कृत भाषा के वे शब्द जो ज्यों के त्यों बिना अपना रूप परिवर्तित किए, बिना बदलाव के, जैसे संस्कृत में थे वैसे की वैसे हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, तो उन्हें तत्सम कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? तत्सम कहा जाता है। अर्थात वे शब्द जो संस्कृत के हैं और हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें क्या कहा गया? तत्सम कहा गया। क्या कहा गया? तत्सम कहा गया। अर्थात उनका रूप बदलता नहीं, तत्सम कहलाते हैं। उनका रूप बदलता नहीं, तत्सम कहलाते हैं। अब आगे सुनिए, एक तद्भव शब्द और आता है। इन दोनों को तुलनात्मक पढ़ाऊंगा, इनका अध्ययन भी हम तुलनात्मक करेंगे, इनके उदाहरण भी तुलनात्मक होंगे। पहले इनका तथ्य समझो। वे शब्द जो मूल भाषा के थे और बिना रूप परिवर्तन के, बिना परिवर्तन के कहां आ गए? हिंदी में। वो तो क्या हो गए? तत्सम। और यदि कोई शब्द संस्कृत से हिंदी में आते आते बदल जाता है, सरल हो जाता है, अपने स्वरूप में परिवर्तन कर लेता है, या समय के अनुसार उनमें परिवर्तन हो गया है। वापस से सुनना सारी बात। क्या? बिल्कुल राजकुमार जी, शिक्षण विद्या भी पढ़ाऊंगा, शिक्षण विद्या भी पढ़ाऊंगा, काव्य शास्त्र भी पढ़ाऊंगा, और मेरे दोस्त जो स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन्हें हिंदी साहित्य का इतिहास और कक्षा 11वीं और 12वीं की पुस्तक भी पढ़ने को मिलेगी। यहां से उत्कर्ष के चैनल को नहीं, आप एक भरोसे के साथ जुड़े हैं दोस्तों, निर्मल सर के साथ जुड़े हैं, जो अपने स्वभाव के अनुसार आपके साथ बहुत ही निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं। दोस्तों, आप भी इस चीज का लाभ लेते रहे, लेकिन पूर्ण स्वार्थ का परिचय मत दिया करो दोस्तों। एक लाइक, एक शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है दोस्तों। बिंदु की बात करता हूं, बहुत काम की बात आ रही है। क्या? तद्भव शब्द क्या होगा? वह शब्द जो मूल रूप में तो तत्सम में था, लेकिन हिंदी में आते आते बदलाव हो गया, परिवर्तन हो गया, उसका स्वरूप सरल हो गया। तो वे शब्द जो संस्कृत से हिंदी में ज्यों के त्यों आ गए, ज्यों के त्यों आ गए, तो वो तो हो गए तत्सम, और यदि उनका रूप बदल गया तो वो क्या कहलाएंगे दोस्तों? तद्भव कहलाएंगे। अब मैं केवल इन दोनों से संबंधित ही बात करूंगा। क्या क्या तत्सम और तद्भव कहानी है क्या? पुनः सुनिए। तत्सम के लिए तो क्या कहा? मूल भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का है? मूल भाषा का शब्द है। कौन सा? जो बिना कोई बदलाव के आज भी हिंदी में प्रयुक्त हो रहा है। और तद्भव क्या हो गया? इसमें परिवर्तन आ जाता है। क्या आ जाता है दोस्तों? परिवर्तन आ जाता है। क्या आ जाता है? परिवर्तन आ जाता है। जैसे पहले मैंने कहा कि मैं प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुआ, मेरा कक्षा में प्रथम स्थान आया, और अब मैं कह रहा हूं क्या? मेरा कक्षा में पहला स्थान आया। यदि मैं प्रथम बोलता तो बोलता तत्सम है। कौन सा है? तत्सम। और अब मैंने पहला बोल दिया तो कौन सा हो गया दोस्तों? तद्भव हो गया। ये दोनों चीजें समझ में आ गई क्या? ये दोनों चीजें समझ में आ गई क्या? वापस से सुनिए, वापस से सुनिए। मैंने कहा मैं प्रथम श्रेणी से या कक्षा में मेरा प्रथम स्थान है, तो कौन सा शब्द होगा? तत्सम। फिर मैंने कहा क्या? कि मेरा स्थान पहला है। मेरा स्थान क्या है? पहला है।
तो अब प्रथम की जगह मैंने पहला शब्द बोल दिया, यह शब्द का परिवर्तित रूप है, सरल रूप है, सरल रूप। सरल रूप कह सकते हैं दोस्तों इसको, क्या कहा जाएगा? तद्भव कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा दोस्तों? तद्भव कहा जाएगा। अब बात आती है क्या कि इनमें अंतर कैसे करें, इनको पहचाने कैसे, इनमें अंतर कैसे हो, परीक्षा में आ जाएं तो चुनाव कैसे करें, सही विकल्प को चुने कैसे। दोस्तों हम जैसे मैं बात करूं, मैं कुछ उदाहरण दूं आपको, तो जैसे 10 उदाहरण हमने पढ़ लिए, हम 10 तक ही सीमित रह जाते हैं। मान लीजिए 20 दे दिए, 20 तक ही सीमित रह जाएंगे, लेकिन 20 में तो आपका शब्दकोश समाप्त तो नहीं हो जाता। शब्दकोश में अनगिनत असंख्य शब्द, बिल्कुल असंख्य शब्द हैं, हजारों लाखों की संख्या में शब्दावली है संस्कृत भाषा की, हजारों लाखों की संख्या में शब्द हैं हिंदी भाषा के और अन्य भाषाओं के भी। कैसे अंतर कर पाएंगे कि तत्सम क्या होगा और तद्भव क्या होगा? तो कुछ तरीके बता रहा हूं जो केवल तत्सम और तद्भव को अंतर करने में हमारी मदद करेंगे। कौन सा? सबसे पहले देखो, क्या सबसे पहला तरीका अंतर का तरीका। क्या तरीका दोस्तों? अंतर करना है हमें, क्या कि तत्सम और तद्भव अलग अलग कैसे हों, तत्सम और तद्भव अलग अलग कैसे हों। तो ध्यान देना दोस्तों, एक हम वर्णमाला में पढ़े थे क्या? संयुक्ताक्षर। क्या पढ़े थे दोस्तों? संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षरों की संख्या कितनी होती है हिंदी में? 4। कितनी होती है दोस्तों? 4 होती है। कौन कौन से होते हैं मैं बता रहा हूं, देखिए, क्ष, त्रे, ज्ञ और ए, श्रेय। तो श्री गणेशाय नमः में श्रेय लिखा जाता है दोस्तों। क्षय, त्रय, ज्ञ और श्रेय, ये 4 संयुक्त अक्षर होते हैं दोस्तों, 4। पहला तरीका इनमें अंतर करने का कि संयुक्त अक्षर के प्रयोग से, संयुक्त अक्षर के प्रयोग से जो बना शब्द होता है, संयुक्त अक्षर के प्रयोग से जो बना शब्द होता है, अधिकांशतः मतलब ज्यादातर, अधिकांशतः क्या होता है दोस्तों? तत्सम होता है। अधिकांशतः क्या होता है? तत्सम होता है। यह कोई रटने वाली चीज नहीं है, यह बार बार हम बहुत बार किसी शब्दावली को पढ़ लेते हैं, बहुत ज्यादा दिनों तक किसी शब्दकोश का अध्ययन कर लेते हैं, तो ऐसे निर्णय निकल कर आते हैं क्या कि ऐसा शब्द जिसमें अधिकतर संयुक्त अक्षरों का प्रयोग हो रहा है, तो वो शब्द क्या होंगे? तत्सम होने की संभावनाएं ज्यादा प्रकट करते हैं। जैसे अभी मैंने एक शब्द लिखा था प्रथम, ये देखो प्र संयुक्त अक्षर है, इन 4 के अलावा संयुक्त अक्षर मिल गया। जैसे आता है आपके अक्षी, क्या लिखते हो दोस्तों? अक्षी लिखते हो। जैसे आप लिखते हैं क्या? आम्र। क्या लिखते हैं दोस्तों? आम्र लिखते हैं। जैसे क्या लिखते हैं? आम्र लिखते हैं, आम्र, बिल्कुल आम्र। जैसे आप लिखते हो हस्त, जैसे हम लिखते हैं क्या? हस्ती। क्या लिखते हैं? हस्ती। जैसे शब्द आता है दोस्तों उष्ट्र, क्या आता है? उष्ट्र। यहां पर सब में देखिए ये संयुक्त अक्षर है, संयुक्त अक्षर है दोस्तों, क्या है ये? संयुक्त अक्षर है। तो अधिकांशतः संयुक्त अक्षरों के 4 तो ये, और इनके अलावा जो भी संयुक्त वर्ण होते हैं, तो इनके प्रयोग से बना शब्द अधिकांशतः क्या होगा? तत्सम होगा। क्या होगा दोस्तों? तत्सम होगा। यहां तक की बात समझ में आ गई क्या? यहां तक की बात समझ में आ गई क्या? एक चीज अंतर का बिंदु दूसरा, मैंने आपको एक चीज बताई थी दोस्तों, क्या? अनुनासिक। क्या बताया था दोस्तों? अनुनासिक मतलब चंद्र बिंदु। अनुनासिक यह हिंदी भाषा वालों के द्वारा बनाया गया चिन्ह है, जो कि अनुस्वार का क्या होता है दोस्तों? तद्भव होता है। जो कि अनुस्वार का क्या होता है? तद्भव होता है। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। संयुक्ताक्षर क्या है? 4। संयुक्त अक्षर कितने हैं? 4। अनुनासिक कौन सा? चंद्र बिंदु। अनुनासिक कौन सा? चंद्र बिंदु। जैसे एक बार इसको अलग तरीके से समझें, इनके अंतर की बात कर रहा हूं, तत्सम और तद्भव में आपको अंतर करना हो, तत्सम और तद्भव में अंतर करना हो, जरा स्पष्ट लिख देता हूं दोस्तों, अंतर करना हो, क्या अंतर करना हो? किसका? तत्सम और तद्भव का अंतर हमें करना है। तो कैसे पहचानेंगे? या आप कह सकते हो पहचान के तथ्य, पहचान के बिंदु किसका? तत्सम और तद्भव को कैसे पहचाने? तो ध्यान दीजिए दोस्तों, सबसे पहला बिंदु तो क्या लिखा हमने? संयुक्ताक्षर के प्रयोग के। सबसे पहला तो क्या जाना है दोस्तों? संयुक्ताक्षर के प्रयोग से बने शब्द, संयुक्ताक्षर के प्रयोग से बने शब्द अधिकांशतः क्या होते हैं दोस्तों? तत्सम होंगे। क्या होंगे दोस्तों? तत्सम होंगे। पहली बात हमें यह जान ली। दूसरी बात क्या? अनुनासिक। अनुनासिक क्या होता है? यह बात वर्ण विचार में हम पढ़ चुके हैं, जिसे कहा जाता है विकसित स्वर, अर्थात चंद्र बिंदु। चंद्र बिंदु
अनुनासिक यानी कि चंद्रबिंदु के प्रयोग से बना शब्द, अनुनासिक के प्रयोग से बना शब्द कभी तत्सम नहीं होता, कभी तत्सम नहीं होता। क्यों नहीं होता, यह चीज जानने की है, यह चीज जानने की है। दोस्तों हम बात करते हैं वर्णमाला की, तो जब मैंने आपको हिंदी के अन्य वर्ण पढ़ाए थे, जब मैंने हिंदी के अन्य वर्ण पढ़ाए थे उस समय बात की थी क्या कि अनुनासिक का विकास हिंदी ने किया है। किसने किया है दोस्तों, हिंदी ने किया है। हिंदी वालों ने 3 वर्ण ऐसे बनाए हैं जो मूल भाषा अर्थात संस्कृत में नहीं थे। तो उनमें पहला वर्ण कौन सा आता है, अनुनासिक आता है, जिसे कहते हैं क्या, चंद्रबिंदु, जिसे क्या कहते हैं, चंद्रबिंदु कहते हैं। तो चंद्रबिंदु का प्रयोग हिंदी वालों ने किया, हिंदी भाषा बनने के बाद में इसका विकास होता है दोस्तों। तो संस्कृत में इसका प्रचलन नहीं था, और संस्कृत में इसका प्रचलन नहीं था तो ऐसा कोई शब्द नहीं आएगा जो संस्कृत में हो और चंद्रबिंदु लगी हुई हो। तो हम क्या कह सकते हैं कि अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग से बना शब्द कभी तत्सम नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि जब अनुनासिक चिन्ह बना उसके पहले संस्कृत भाषा बन चुकी थी। एक दो बातें। तीसरी महत्वपूर्ण बात दोस्तों इसी से संबंधित है, क्या, अडय और अढय जिन्हें कहा जाता है दोस्तों क्या, ताड़नजात ध्वनियां। क्या कहा जाता है, ताड़नजात वर्ण कहते हो आप इन्हें आप द्विगुण वर्ण भी कह सकते हो, उत्क्षिप्त वर्ण भी कह सकते हो, उत्क्षिप्त वर्ण भी कहते हो, ध्यान देना। तो ताड़नजात, द्विगुण या उत्क्षिप्त जो वर्ण होते हैं अडय और अढय के प्रयोग से बना शब्द भी तत्सम नहीं होता, के प्रयोग से बना शब्द भी तत्सम नहीं होता, बना शब्द भी दोस्तों तत्सम नहीं होता। बहुत अच्छे से समझना इन चीजों को, तत्सम नहीं होता। हम बहुत बार क्या करते हैं, शब्दकोश याद नहीं रहता और तुक्के लगाने का प्रयास करते हैं। तो तुक्के लगाने से पहले एक बार ये नियम अपनाकर देखना, आपका प्रश्न सही जाएगा। किस तरीके से, सबसे पहली बात की क्या, संयुक्त अक्षर के प्रयोग से बने अधिकांश शब्द क्या होते हैं, तत्सम। अनुनासिक के प्रयोग से बना शब्द कभी तत्सम नहीं होता, और ठीक उसी प्रकार से ताड़नजात के प्रयोग से बना शब्द भी कभी तत्सम नहीं होता। क्यों, कि जैसे जिस प्रकार से अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग हिंदी ने बाद में बनाया, ठीक उसी प्रकार ये ताड़नजात वर्ण भी हिंदी वालों ने बाद में बनाए हैं। इसलिए इन्हें कहा जाता है विकसित व्यंजन। क्या कहा जाता है दोस्तों, विकसित व्यंजन कहा जाता है। यहां तक की बात समझ में आ गई दोस्तों, यहां तक की बात समझ में आ गई। अब आती है चौथी महत्वपूर्ण बात, क्या, अनुनासिक, यह जो अनुनासिक है, अनुनासिक का तत्सम रूप यदि हमें पूछा जाता है तो अनुनासिक का तत्सम रूप दोस्तों क्या होता है, अनुस्वार होता है। क्या होता है दोस्तों, अनुस्वार होता है, लाइन के ऊपर बिंदु, ध्यान रखना। अनुनासिक का ध्यान से समझना, अनुनासिक का तत्सम रूप जो होता है दोस्तों वह क्या होता है, अनुस्वार। अब आपके सामने दो विकल्प आ जाते हैं, क्या, कि यदि जैसे मैं शब्द लिख रहा हूं पंचम और मैं एक शब्द लिख रहा हूं 5। अब इन दोनों बिंदुओं का समझना दोस्तों, इन दोनों बिंदुओं को मैं तुलना में ले रहा हूं, बिल्कुल इन दोनों बिंदुओं को मैं तुलना में ले रहा हूं। क्या, अनुनासिक से बना शब्द कभी तत्सम नहीं होता, इसका मतलब यह तत्सम नहीं है। एक बात, फिर बात आती है कि अनुनासिक का प्रयोग तो तत्सम में होता नहीं, तो अनुनासिक की जगह तत्सम शब्दों में आता क्या है, तो दोस्तों अनुस्वार आता है। क्या आता है, अनुस्वार। अर्थात पंचम शब्द कौन सा होगा, अनुस्वार का। तो मैं कहूंगा कि पंचम शब्द क्या है दोस्तों, तत्सम है। क्या है, तत्सम है। यहां तक की बात समझ में आई क्या। अब पुनः सुनिए, एक बार पुनः सुनिए दोस्तों, अभी यह वार्ता पूरी नहीं हुई है। इस तत्सम और तद्भव में बहुत कुछ बताना बाकी है आपको। देखो, हम उत्पत्ति के आधार पर बात कर रहे हैं दोस्तों, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर प्रकार कितने थे, 5। सबसे पहला कौन सा लिया, तत्सम। सबसे पहला कौन सा लिया, तत्सम, और उसके बाद कौन सा लेंगे, तद्भव। तत्सम कौन से हुए, वे शब्द जो मूल भाषा के हैं और हिंदी में वैसे की वैसे आ गए, बिना अपना रूप परिवर्तन किए हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, तो वो क्या कहलाए, तत्सम। और यदि हिंदी में आकर उनका रूप बदल गया, तो वो क्या कहलाए, तद्भव। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो दोस्तों। अब इन दोनों का हमें अंतर करना था। इन दोनों का अंतर करने के लिए हमने क्या किया, कुछ अंतर के तथ्य जाने हैं। सबसे पहला तो कौन सा आया, संयुक्त अक्षर के प्रयोग से बना शब्द अधिकांशतः क्या होता है, तत्सम। एक बात। दूसरी बात जानी क्या,
अनुनासिक के प्रयोग से बने शब्द कभी तत्सम नहीं होते। दूसरी महत्वपूर्ण बात। तीसरी बात हमें पता चली क्या, ताड़नजात के प्रयोग से बने शब्द भी कभी तत्सम नहीं होते। फिर इन दोनों में तुलना की, क्या अनुनासिक का मतलब वे वर्ण जिनका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है, वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय प्राणवायु नाक और मुंह दोनों से बाहर आती है। नासिके का तद्भव अनुनासिक होता है। नासिके का तद्भव, या मैं कहूं प्रत्येक वर्ग का पंचमाक्षर होता है। प्रत्येक वर्ग का जो पंचमाक्षर होता है वह क्या होता है दोस्तों, अनुनासिक होता है। लेकिन तत्सम में तो यह प्रयुक्त होता नहीं, तत्सम में तो यह प्रयुक्त होता नहीं। लेकिन ध्यान देना, अगर तत्सम में बात की जाए तो अनुनासिक का तत्सम रूप कौन सा आएगा, अनुस्वार। तो कह सकते हैं क्या कि अनुस्वार का प्रयोग कौन से शब्दों में होगा, तत्सम में होगा। कौन से में होगा दोस्तों, तत्सम में होगा। यहां तक का एक बार आप स्क्रीनशॉट पुनः लीजिए। यहां तक की बात समझ में आ गई दोस्तों, यहां तक की बात समझ में आ गई। अब देखिए अनुनासिक का प्रयोग तत्सम में होता नहीं है, तो अनुनासिक की जगह कौन सा आता है, अनुस्वार आता है। अगली बात, इसका स्क्रीनशॉट लिया। 4 कारण हमें पता चल चुके। 5वां और महत्वपूर्ण कारण अंतर का, क्या कौन सा स्वर है दोस्तों, री। कौन सा स्वर है दोस्तों, री होता है। कौन सा स्वर है, री। अर्थात हम बात करते हैं क्या, 11 स्वरों में दीर्घ उ और गुण स्वर ए के बीच में मूल भाषा में 3 स्वर आ रहे हैं, री, दीर्घ री और एक आता है ली। लेकिन हिंदी भाषा की बात की जाए तो हिंदी भाषा में इनमें से केवल एक ध्वनि हम प्रयुक्त करते हैं। कौन सी, लघु री। कौन सी दोस्तों, लघु री, जो संस्कृत की मूल ध्वनि है। बहुत अच्छे से समझना इसको, बहुत अच्छे से। क्या ये क्या है, संस्कृत की मूल ध्वनि है। अब इस संस्कृत की जो मूल ध्वनि है क्या, री, इसका यदि प्रयोग हो जाता है तो मैं कहूंगा री का प्रयोग कर बनाया गया शब्द, री का प्रयोग कर बनाया गया शब्द। मेरा कहने का मतलब यह है कि ऐसा कोई शब्द जिसमें री स्वर जुड़ा हुआ हो, ऐसा कोई शब्द जिसमें री स्वर जुड़ा हुआ है, कहीं भी री के प्रयोग से बनाया गया शब्द सदैव क्या होगा दोस्तों, तत्सम होता है। सदैव क्या होता है दोस्तों, तत्सम होता है। यहां तक की बात समझ में आई, सदैव क्या होता है दोस्तों, तत्सम होता है। 2 चीजें। फिर आगे अगला तथ्य दोस्तों, अगला तथ्य, छठा और महत्वपूर्ण तथ्य। अभी शब्दों की व्युत्पत्ति की बात करेंगे, तब उसके बारे में भी बात की जाएगी। मेरे दोस्त मदन जी आप रुकिए जरा, इसके व्युत्पत्ति अभी हम बात करेंगे। अभी केवल उत्पत्ति की बात कर रहे हैं, शब्द पैदा कहां से हुए। व्युत्पत्ति का मतलब होता है स्ट्रक्चर, शब्दों की संरचना, शब्दों की बनावट, वो आगे आएगा दोस्तों। एक बार पहले उत्पत्ति की बात करते हैं, उसके बाद व्युत्पत्ति की बात करूंगा मैं। आपके प्रश्न को मैं समझ गया हूं दोस्तों, लेकिन एक बार जो चीज चल रहा है उसकी बात कीजिए, आगे नहीं जाएं दोस्तों। तो री का प्रयोग करके बनाया गया जो शब्द होता है वो सदैव क्या होगा, तत्सम होगा। सदैव क्या होगा, तत्सम होगा। ये तो बहुत महत्वपूर्ण तथ्य थे। अब एक महत्वपूर्ण लाइन जो आपको मैं बता रहा हूं, क्या कि वे शब्द जो बोलने व पढ़ने व लिखने में, वे शब्द जो बोलने पढ़ने व लिखने में कैसे प्रतीत होते हैं, थोड़े कठिन प्रतीत होते हैं। कैसे प्रतीत होते हैं दोस्तों, कठिन प्रतीत हो तो कौन से होंगे, तत्सम शब्द होंगे। कैसे होते हैं दोस्तों, तत्सम शब्द होंगे। मेरा कहने का मतलब यह है कि तुलनात्मक दृष्टि से बात की जाए, तुलनात्मक दृष्टि से बात की जाती है कि तत्सम और तद्भव शब्दों का लेखन सरल कौन सा होगा, तो तद्भव शब्दों का होगा। उच्चारण की बात की जाए तो तत्सम और तद्भव में उच्चारण भी सरल किसका होता है, तद्भव शब्दों का। यदि प्रयोग की बात की जाए या वर्तनीगत शुद्धियों की बात की जाए तो तुलनात्मक दृष्टिकोण से ध्यान रखना दोस्तों, सरल कौन सा होगा, तद्भव होगा। तो लेखन की बात करें, उच्चारण की बात करें या पढ़ने की बात करें, जो कठिन होते हैं वो हिंदी की तुलना में या तद्भव की तुलना में तत्सम ज्यादा होते हैं। तो हम कह देंगे कि वे शब्द जो बोलने पढ़ने व लिखने में कठिन प्रतीत हो, किसकी तुलना में, तद्भव शब्दों की तुलना में, वो क्या होंगे दोस्तों, तत्सम होंगे। वो क्या होंगे,
तत्सम होंगे। यहां तक की बात समझ में आ गई दोस्तों, यहां तक की बात समझ में आ चुकी कि तत्सम क्या होता है और तद्भव क्या होता है। अब हमारे पास जो उदाहरण दिए हुए होते हैं हम उनका क्या कर लेते हैं, ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं, निरीक्षण कर लेते हैं, पर्यवेक्षण कर लेते हैं, क्या उनको जांच लेते हैं। कैसे कि अनुस्वार का प्रयोग हो रहा है या अनुनासिक का प्रयोग हो रहा है, संयुक्त अक्षर का प्रयोग हो रहा है या नहीं, ताड़नजात का प्रयोग हुआ है या नहीं, जो बोलने लिखने पढ़ने में कठिन है या नहीं है। मेरा कहने का मतलब यह है कि वे शब्द जो तुलनात्मक दृष्टि से कठिन लगे, संयुक्त अक्षर का प्रयोग ज्यादा हो, नासिक के वर्णों में अनुस्वार का प्रयोग ज्यादा हो, संस्कृत ध्वनि री स्वर का प्रयोग से बना है, तो निश्चित रूप से क्या होते हैं, तत्सम होते हैं। जैसे शब्द सुनने को मिलता है क्या, अक्षी, हस्त, आम्र, अमृत, बिल्कुल अमृत, हाँ इसी प्रकार के शब्द हैं ये दोस्तों। स्टिका, उष्ट्र, जो शब्द बोलने में ही कठिन लगते हैं या जिनके उच्चारण में समस्या ज्यादा होती है, संयुक्त अक्षरों का उच्चारण ज्यादा करना पड़ता है, लेखन भी ज्यादा करना पड़ता है, वो शब्द कौन से होंगे दोस्तों, तत्सम होंगे। और जो तत्सम की तुलना में सरल हो वो क्या कहलाते हैं, तद्भव कहलाते हैं। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों, ताकि मैं आगे के शब्द के ऊपर वार्ता कर सकूं बिल्कुल अच्छे से। अब बात आती है, अभी यह बिंदु पूरा नहीं हुआ दोस्तों, अभी बात आती है क्या, तीसरा बिंदु जो हमारे पास नाम दिया गया था दोस्तों कौन सा था, देशज। तीसरा नाम कौन सा था दोस्तों, देशज था। देशज किसे कहते हैं, देशज। रेप वर्ण संयुक्त अक्षर हो गया तो संयुक्त अक्षर वाले अधिकांश वर्ण कहां होते हैं, तत्सम में होते हैं। ये चीज मैं बता चुका हूं मेरे दोस्त। देशज, अब इस शब्द को समझो, इसमें दो पद हैं, एक तो है देश और आगे लिखा हुआ है जय। जय अर्थ में क्या लेते हैं, जन्म लेने वाला। जय का अर्थ कहां लेते हैं दोस्तों, जन्म लेने वाला। कहां जन्म लेने वाला, देश में जन्म लेने वाला। ऐसे शब्द जो देश में जन्म ली हुई भाषाओं के होते हैं, ऐसे शब्द जो देश में जन्म ली हुई भाषाओं के होते हैं। जैसे अब बड़े लेवल पर बात न करें, एक छोटी सी बात की जाए, जैसे राजस्थान की बात करते हैं दोस्तों। राजस्थान का हम आकार मानते हैं विषम कोणीय चतुर्भुज, जो कि आप भूगोल विषय में पढ़ते भी हैं। क्या, ध्यान से सुनना कि यदि यह जो एरिया है दोस्तों ये शेखावाटी भाषा का है, कौन सी भाषा का है, शेखावाटी भाषा का है। उसके बाद बात की जाए, यह जो भाग है ये कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, अर्थात कौन सी बोली है यहां पर, हाड़ौती। बात करें उदयपुर, मेवाड़ और चित्तौड़ की, तो यहां पर कौन सी दोस्तों, मेवाड़ी भाषा। कौन सी भाषा है, मेवाड़ी भाषा है। जैसे हम बात करते हैं क्या, मारवाड़, जोधपुर में तो कौन सी भाषा है दोस्तों, मारवाड़ी। कौन सी है, मारवाड़ी। जबकि संपूर्ण राजस्थान की भाषा कौन सी मानी गई, राजस्थानी। और ये राजस्थानी की क्या हो गई है दोस्तों, बोलियां हो गई हैं। क्या हो गई है दोस्तों, बोलियां हो गई हैं। ध्यान से सुन लेना, ये चीज केवल और केवल बहुत सारी बातें लिखकर नहीं बताई जा सकती, बहुत सारी चीजें हमें अनुभव से समझनी है, एक उदाहरण से समझनी है इसको। देशज क्या चीज है, हिंदी में आए क्यों। कोई मित्र है, जैसे हम मारवाड़ क्षेत्र के हैं, हमारी बोली जो है, क्षेत्रीय भाषा जो है मारवाड़ी हो। एक हमारा कोई मित्र हो सकता है जो किसी अन्य क्षेत्र का है, जैसे शेखावाटी क्षेत्र का हो सकता है। किसी जगह यदि मिलना हो तो यदि मैं पूरी मारवाड़ी भाषा बोलूं और मित्र मेरा शेखावाटी भाषा का प्रयोग करेगा तो विचारों का संप्रेषण मजबूत नहीं हो पाएगा। हमारा जो संचार है वह मजबूत नहीं हो पाएगा। हमारा जो संचार है, आगत शब्द किस में आते हैं, विदेशी में आएंगे दोस्तों। अभी मैं बात करूंगा, इसको ध्यान से समझ लीजिए। बिल्कुल मारवाड़ी सब भाषा मैं बोल रहा हूं और मेरा मित्र जो है वह शेखावाटी भाषा का प्रयोग कर रहा है। वह कौन सी भाषा का प्रयोग कर रहा है, शेखावाटी भाषा का प्रयोग कर रहा है। लेकिन मारवाड़ी भाषा मैं पूरी तरह से बोल पा रहा हूं और वो शेखावाटी भाषा बोल पा रहे हैं, लेकिन विचारों का संप्रेषण सही तरीके से नहीं होता। क्यों? क्योंकि मुझे उनके द्वारा बोली जाने वाली शेखावाटी समझ नहीं आ रही या मेरे द्वारा बोली जाने वाली मारवाड़ी भाषा उनके समझ में नहीं आ रही। फिर हमने क्या किया, हिंदी भाषा चुना कि हिंदी भाषा में बात की जाती है। चलो मैं भी हिंदी बोल रहा हूं और आप भी हिंदी भाषा बोलना। प्रैक्टिकली समझो इसको, प्रैक्टिकली बहुत, क्योंकि मैं आपको पुनः कह रहा हूं बहुत सारी बातें मैं मौखिक ही बताऊंगा। आपको अलर्ट रहना ही पड़ेगा, आपको अलर्ट रहना ही पड़ेगा। यदि कोई मेरा मित्र केवल चैनल पर बातें करने के लिए आता है, केवल अपना लेखन कार्य दिखाने के लिए आता है कि मेरी टाइपिंग स्पीड क्या है, मैं देखो कितने अच्छे अच्छे कमेंट्स लिख सकता हूं, तो दोस्तों ये चीज ध्यान रखिए, हर प्रकार की योग्यता हर व्यक्ति में होती है और व्यक्तिगत विभिन्नताएं भी हर व्यक्ति में होती हैं।
यहां पर जो बातें बताई जा रही हैं, यदि सुन लिए तो जीवन संवर जाएगा, नहीं सुना बाद में मिलने वाली भी नहीं है। मैं पुनः कह देता हूं, अब तक आप पीडीएफ का इंतजार कर रहे हैं दोस्तों, नहीं मिल पा रही है। क्यों नहीं मिल पा रही है उसके लिए भी मैंने आपको बताया, क्योंकि आपने ई उत्कर्ष ऐप को इंस्टॉल नहीं किया, अभी तक आपने टेलीग्राम ऐप को ज्वाइन नहीं किया, उनको कीजिए ताकि वो प्राप्त हो सके। तभी तो कहता हूं, कुछ पाने के लिए आपको थोड़ा सा श्रम और थोड़ा सा परिश्रम तो करना ही पड़ेगा दोस्तों। बात करता हूं आगे, ध्यान से समझो। तो मैंने जो मेरा क्षेत्र है मारवाड़ी भाषा का, मेरा क्षेत्र है मारवाड़ी भाषा का और मेरे मित्र का क्षेत्र है शेखावाटी का, हमने कौन सा, बिल्कुल भाषा के विचार आदान प्रदान के लिए या विचार संप्रेषण के लिए हमने चुनी भाषा कौन सी, हिंदी। लेकिन दोस्तों एक बात आप समझना, मैं हिंदी बोलूंगा उसमें और जो मेरा मित्र हिंदी बोलेगा उसमें अंतर होगा। क्यों होगा? क्योंकि एक आंचलिकता का जो प्रभाव होता है वह भाषा पर आता ही आता है। हम बोलते हैं अंग्रेजी में एक शब्द आता है, आपने यदि सुना होगा कहीं, स्लैंग, हिंदी में कहे लहजा, स्लैंग या लहजा, अर्थात मैं भाषा जो हिंदी बोलूंगा उसमें मेरे क्षेत्रीयता के शब्दों का प्रभाव होगा और मेरे मित्र जो भाषा का प्रयोग करेंगे हिंदी का, उनमें उनके शेखावटी क्षेत्र का प्रभाव होगा। तो ध्यान दीजिए, आंचलिक भाषाओं के, अब आती है अपने बिंदु की बात, क्या कि आंचलिक भाषाओं के वे शब्द जो कौन से प्रभाव के कारण दोस्तों, क्षेत्रीय प्रभाव के कारण, जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। किसमें प्रयुक्त होते हैं दोस्तों? हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। वो क्या कहलाते हैं दोस्तों? देशज कहलाते हैं। क्षेत्रीय भाषाओं के वे शब्द जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण, आंचलिकता के प्रभाव के कारण कहां आ गए, हिंदी में प्रयुक्त हो गए, वो क्या कहलाते हैं? देशज कहलाते हैं। क्षेत्रीय बोलियों के शब्द हो सकते हैं, क्षेत्रीय भाषाओं के शब्द हो सकते हैं, अंचल विशेष के शब्द हो सकते हैं, मनगढ़ंत शब्द हो सकते हैं दोस्तों। क्या हो सकते हैं? मनगढ़ंत शब्द हो सकते हैं। जैसे मैं बात करना चाहूं आंचलिक भाषाओं के शब्दों के संदर्भ में, क्या, जैसे आप शब्द बोलते हो खुरपा, गड़बड़, हड़बड़ाहट, बिल्कुल, ऊट पटांग, इस प्रकार के शब्द जो मनगढ़ंत भाषाओं के हैं, इस प्रकार के शब्द जो मनगढ़ंत भाषाओं के हैं, क्षेत्रीय भाषाओं के हैं, आंचलिक भाषाओं के हैं, आंचलिकता के प्रभाव के कारण या क्षेत्रीयता के प्रभाव के कारण या किसी क्षेत्र विशेष के दबाव के कारण हम क्या करने लगे, उनको हिंदी में प्रयुक्त करने लग गए। तो वो शब्द क्या कहलाते हैं? वे शब्द क्या कहलाते हैं? देशज शब्द कहलाते हैं। अरविंद मल जी, सर आई एम इंडियन सोल्जर एंड सीन योर क्लास एट दिल्ली। बहुत बहुत स्वागत है आपका, तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं और स्वागत करता हूं मेरे दोस्त। मैं उत्कर्ष परिवार की ओर से आपका स्वागत करता हूं कि आप एक देश के रक्षक हैं। आपकी वजह से हम आराम से इस क्लास का आनंद ले पा रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल आराम से। बहुत मजा आ रहा है दोस्तों, मुझे खुशी होती है जब ऐसे कमेंट्स मुझे देखने को मिलते हैं। इसीलिए कहता हूं कि लेखन पर ध्यान कम दीजिए, पढ़ने पर ध्यान दीजिए। बहुत काम की बातें हैं जो एक देश की सुरक्षा के सैनिक ने भी बात पसंद की है दोस्तों। मुझे खुशी होती है ऐसी बातें जानकर। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं मेरे मित्र आप, जो हमें अवगत भी कराया कि आप कहां से हैं और इस समय क्या कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा जानकर। देखिए दोस्तों, तो आंचलिक भाषाओं का कोई भी शब्द यदि हिंदी में प्रयुक्त होता है तो क्या कहलाएगा? देशज कहलाएगा। क्षेत्रीय भाषाओं का कोई शब्द जो आंचलिकता के प्रभाव के कारण आ गया हिंदी में, क्या कहलाएगा? देशज कहलाएगा। देश में जन्म लेने वाले क्या होते हैं दोस्तों? देशज होते हैं। क्या होते हैं? देशज होते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों। आगे बात करते हैं। चौथा जो प्रकार था हमारे पास, कौन सा? विदेशी, या इसे दूसरा नाम भी दिया जा सकता है विदेशज। अभी हमने जाना है कि देशज का मतलब क्या होता है? देश में जन्म लेने वाले, और वी उपसर्ग जोड़ दिया जाए तो वी उपसर्ग का अर्थ होता है दोस्तों अन्य। वी उपसर्ग का मतलब क्या होता है? अन्य होता है। और देश क्षेत्र में जय का मतलब जन्म लेने वाले, देशी का मतलब देश के, वी का मतलब होता है दोस्तों अन्य, अर्थात अन्य देश के शब्द। लेकिन कई देश ऐसे भी हैं जहां हिंदी बोली जाती है। तो यहां पर ध्यान से सुनना, एक दो चीजें आएंगी। क्या? एक तो हिंदी भाषा को छोड़ना है और एक संस्कृत भाषा को छोड़ना है। तो हिंदी और संस्कृत को छोड़कर
अन्य दूसरे देशों की भाषाओं के शब्द, अन्य दूसरे देशों की भाषाओं के, दूसरे देशों की भाषाओं के वे शब्द, दूसरे देशों की भाषाओं के वे शब्द जो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, जो कहां प्रयुक्त होते हैं दोस्तों, हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। अब बात आती है क्या ये हिंदी में आए क्यों? बात तो यही है ना, हिंदी में क्यों आए? वजह क्या थी कि दूसरे देशों की भाषाओं के शब्द हिंदी में आ गए। तो इनके कुछ कारण हैं दोस्तों। जैसे हम बात करते हैं, भारत में प्राचीन काल से ही विदेशी आक्रांतताओं का आधिपत्य रहा है, विदेशी शक्तियों ने यहां शासन किया। समय समय पर जैसे ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बात की जाए तो प्रारंभ में यहां यूनानी थे, यूनानियों के बाद शक आए, यवन आए, कुषाण आए, डच, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, तुर्की, मुस्लिम और अंत तक बात करते हैं तो ईसाई यहां पर रहे हैं, ईसाइयों ने यहां पर शासन किया। तो ध्यान देना दोस्तों, कुछ कारण तो रहे हैं कैसे, जो जिन्हें हम कह सकते हैं राजनीतिक, कुछ कारण रहे दोस्तों क्या, सामाजिक, कुछ कारण हो गए कौन से, धार्मिक। बहुत बार हम देखते हैं कि विदेशों से हमारे व्यापार होते रहे हैं, विदेशों से हमारे क्या होते हैं दोस्तों, व्यापार होते हैं। तो विदेशों से व्यापार हो रहा है तो कौन सा कारण हो गया, आर्थिक कारण हो गया। कौन सा कारण हो गया, आर्थिक कारण हो गया। विदेशी शासकों ने यहां शासन किया, राजनीतिक, उनके समाज का हमारे समाज पर प्रभाव पड़ा, सामाजिक। जैसे ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए यहां मिशनरियां स्थापित हुई थी दोस्तों, तो धार्मिक कारण भी रहा। विदेशों से हमारे व्यापारिक संबंध हैं, इसका मतलब आर्थिक कारण भी है। तो कारण चाहे राजनीतिक रहा हो, चाहे सामाजिक रहा हो, चाहे आपका धार्मिक रहा हो, चाहे आर्थिक रहा हो, कोई भी कारण रहा हो, लेकिन ध्यान से समझना, हिंदी और संस्कृत को छोड़ करके, हिंदी और संस्कृत को छोड़ करके अन्य दूसरे देशों की भाषाओं के वे शब्द जो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, अन्य दूसरे देशों की भाषाओं के वे शब्द जो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं क्या कहलाते हैं दोस्तों, विदेशी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों, विदेशी कहलाते हैं। यहां तक की बात आपके समझ में आई क्या? कारण तो रहा ये, अपनाया क्यों वो भी जान लीजिए। कुछ अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं जैसे हिंदी भाषा के शब्दों की तुलना में क्या होते हैं, बोलने पढ़ने में सरल लगते हैं। जैसे एक छोटा सा उदाहरण ले दोस्तों, एक शब्द आता है रेलवे या रेलवे स्टेशन, ध्यान से समझना, रेलवे स्टेशन हम बोला करते हैं दोस्तों। अब हिंदी अर्थ यदि इसका देखा जाए तो बहुत बड़ा होता है, लोह पथ गामिनी आवत जावत विश्राम स्थल। अब इतना बड़ा वाक्य बोलने में समय भी ज्यादा चाहिए और आवश्यक नहीं कि याद ही रहे। समझ में आ रहा है? तो ध्यान देना, बहुत सारे शब्द विदेशी भाषाओं के ऐसे हैं, बहुत सारे शब्द विदेशी भाषाओं के ऐसे हैं क्या, कि जो विदेशी प्रभाव के कारण हिंदी में आए तो सही, लेकिन हिंदी वालों ने अपना लिया क्योंकि वो हिंदी की तुलना में सरल लगे, हिंदी की तुलना में क्या लगे, सरल लगे। अर्थात हिंदी व संस्कृत को छोड़ करके अन्य दूसरे देशों की भाषाओं के वे शब्द जो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं क्या कहलाते हैं दोस्तों, विदेशी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों, विदेशी कहलाते हैं। जैसे आपके अन्य शब्द आते हैं क्या, हॉस्टल, हॉस्पिटल आता है। जैसे हम बात करते हैं क्या, डॉक्टर, बस, BUS, बस वाला बस। अर्थात यदि किसी शब्द का अंग्रेजी उच्चारण ही उसका अर्थ माना जाता है, यदि किसी शब्द का अंग्रेजी उच्चारण ही उसका अर्थ माना जाता है तो वह शब्द भी क्या होता है, विदेशी। वह शब्द भी क्या होता है दोस्तों, विदेशी होता है। मैंने बात की थी एक बार, आपको याद आ रहा हो तो विदेशी स्वर, अर्धचंद्र बिंदु, विदेशी स्वर के प्रयोग से बने शब्द भी क्या होंगे दोस्तों, विदेशी होंगे। विदेशी व्यंजन भी मैंने बताए थे, आपको याद आ रहा हो तो कै, खे, गे, जे और फे, ये अरबी फारसी के वर्ण है दोस्तों। इनके प्रयोग से बना शब्द भी क्या होता है, सदैव विदेशी होता है। क्या होता है, सदैव विदेशी होता है। जैसे और कुछ शब्द आए जैसे प्रचलन के, अभी हाल ही में परीक्षा होती है, आपको पता था NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा लिया गया नेट और JRF का पेपर जिसमें एक शब्द पूछा गया था, तौलिया कौन सी भाषा का शब्द है। इस प्रकार से भी पूछे जाते हैं, यह भी विदेशी शब्द है दोस्तों, पुर्तगाली भाषा का शब्द है। हमारे हिंदी विषय जिसे हम पढ़ रहे हैं दोस्तों, ये हिंदी भी अपने आप में एक विदेशी शब्द है। हिंदी भी दोस्तों फारसी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है, फारसी भाषा का शब्द है। यहां तक की बात यदि समझ में आई है, यहां तक की बात समझ में आई है दोस्तों, तो ध्यान से सुनना, यहां तक की बात समझ में आई। तो अब तक हम जान चुके हैं दोस्तों चार प्रकार। सबसे पहले बात की तत्सम, उसके बाद में बात की कौन सो, तद्भव, उसके बाद में हमने लिया कौन सा,
उसके बाद हमने कौन सा लिया, देशज, और अभी अभी हमने जाना है कौन सा दोस्तों, विदेशी। अभी अभी हमने जाना है कौन सा, विदेशी। तो इस प्रकार से 4 शब्द, या हम कहें उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार आपके पूर्ण हो जाते हैं। अंतिम प्रकार जो आता है दोस्तों, जो शब्दों का है, अंतिम प्रकार जो हमें आता है दोस्तों, जो शब्द का है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। अंतिम प्रकार जो है दोस्तों, वह कौन सा है, संकर शब्द। कौन सा है दोस्तों, संकर शब्द, जिसका अर्थ होता है, संकर का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों मिश्रण, अर्थात मिश्रित शब्द। क्या होता है, मिश्रित शब्द। यदि ध्यान दीजिए, जैसे एक शब्द लिख रहा हूं, इसको उदाहरण से नियम की ओर समझो। अग्निबोट, बहुत बार सुना हुआ है। बोट शब्द है दोस्तों अंग्रेजी भाषा का। बोट शब्द कौन सी भाषा का है, अंग्रेजी भाषा का। और अंग्रेजी शब्द है वो अग्नि शब्द है अपने आप में तत्सम, अर्थात संस्कृत भाषा का। नियम सुनिए क्या कहना चाह रहा हूं, नियम सुनिए क्या कहना चाह रहा हूं, ध्यान से समझना कि 2 अलग अलग भाषाओं के, जैसे एक तो संस्कृत का हो गया और एक अंग्रेजी का हो गया, 2 अलग अलग भाषाओं के शब्दों को जोड़कर यदि कोई शब्द बनाया जाता है, यदि 2 अलग अलग भाषाओं के, जैसे ये एक तो संस्कृत का हो गया और एक अंग्रेजी का हो गया, अब इस पूरे शब्द को न तो संस्कृत का कहा जा सकता न अंग्रेजी कहा जा सकता। ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिए दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण बात है, आज की अंतिम बात है ये। क्या कि ये देखो, आधा शब्द तो है तत्सम अर्थात संस्कृत का और आधा शब्द कौन सा है, अंग्रेजी का। अब इस पूरे शब्द का ध्यान से समझिए, इस पूरे शब्द का अगर हमें बात की जाए तो न तो अंग्रेजी नाम दिया जा सकता है और न संस्कृत नाम दिया जा सकता है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि यह शब्द कौन से में गिना जाएगा, तो न तो इसे पूरा संस्कृत का कहा जा सकता है न पूरा अंग्रेजी का कहा जा सकता है। तो पुनः सुनो, क्या 2 अलग अलग भाषाओं के शब्दों को जोड़कर यदि कोई नया शब्द बनाया जाता है, मिश्रित रूप में नया शब्द बनाया जाता है, तो उन शब्दों को क्या कहेंगे, उन शब्दों को हम क्या कह देंगे दोस्तों, संकर शब्द कह देंगे। क्या कह देंगे दोस्तों, संकर शब्द कह देंगे। उन्हें क्या कह देंगे, संकर शब्द कह देंगे। जिसमें और शब्द आते हैं, जैसे नेक चलन आता है, जैसे शब्द आता है दोस्तों नेक नियत आता है, दोस्तों नेक नियत आता है। एक शब्द आता है दोस्तों बम ब्लास्ट, बम ब्लास्ट, अर्थात 2 अलग अलग भाषाओं के शब्दों को जोड़कर, 2 अलग अलग भाषाओं के शब्दों को जोड़कर यदि कोई नया शब्द बनाया जाए तो उसे मिश्रण का शब्द या संकर शब्द कहा जाता है। इस प्रकार से 5 प्रकार कौन से, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर जो शब्दों के प्रकार हैं, ये आपके पूरे हो जाते हैं दोस्तों। अब आने वाली कक्षा में हम बात करेंगे दोस्तों व्युत्पत्ति के आधार पर। आज लिया है हमने कौन सी चर्चा, उत्पत्ति के आधार पर। तब तक आपको करना क्या है, इस वीडियो को पुनः देखेंगे, जो शर्तें मैंने बताई उन पर फोकस करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इससे जोड़िए। आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ लिंक जो ई उत्कर्ष ऐप का है, वहां से ऐप को इंस्टॉल कीजिए और पीडीएफ जो है, बिल्कुल जो बुक हिंदी विषय की डाली हुई है उसे पढ़िए, बहुत सारे उदाहरण है उसमें, प्रश्न सेट को हल करिए, टेलीग्राम ऐप को ज्वाइन कीजिए दोस्तों, और बहुत सारे लोगों को बिल्कुल इस चैनल का लिंक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे विदा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। उत्कर्ष परिवार की ओर से आप सबको शुभ रात्रि। Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Download eUtkarsh app from Google Play Store. eUtkarsh app is one-stop solution for your competitive exam preparation with lots of unique and amazing features like create your own custom test, add YouTube videos in app library, add web reference link for quick revision, make your own custom flashcards. For each chapter, you can give online test and analyze your performance. So download eUtkarsh app now.